अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी आज की कहानी हमें जीशान भाई ने मुल्तान से भेजी है। ये वाकया उनके एक दोस्त के साथ पेश आया, तो आइए आपको ये कहानी सुनाते हैं। मैं शाम को जैसे ही दफ्तर से घर पहुंचा तो मेरे फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। मैंने बेजारी से फोन की जानिब देखा और रिसीवर उठाकर कान से लगाया, लेकिन दूसरी तरफ मेरा पुराना और जिगरी दोस्त अदील बात कर रहा था। मैंने क्रैडल को कान से लगाते ही अदील की क्लास लेना शुरू कर दी। आज जनाब, लगता है कोई काम दरपेश आ पड़ा है जो आज आपको हमारी याद आ गई है, मैंने अपना मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि उसकी आदत थी कि वो जब भी किसी मसले में फंस जाता या उसे मेरी मदद की जरूरत होती तो वो तभी कॉल करता। यार शफी, क्या तुम मुझसे अभी मिल सकते हो? वो घबराई हुई आवाज में बोल रहा था। क्या हुआ आदिल, खैरियत तो है? नहीं यार, खैरियत नहीं है। बस यूं समझ लो कि मेरी जिंदगी और मौत का मसला है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, उसने परेशानी भरे लहजे में जवाब दिया। उसकी यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर भी परेशानी के आसार नुमायां हो गए, क्योंकि अदील के अंदाज से लग रहा था कि वाकई कोई गैर मामूली बात हुई है, वरना अदील ने आज से पहले कभी जिंदगी और मौत के मसले की बात नहीं की थी। अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। कहाँ मिलना है बताओ, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। वो टीपू वाला होटल है ना, मैं वहां पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा, उसने घबराते हुए जवाब दिया। अच्छा ठीक है अदील, मैं वहां आधे घंटे तक पहुंच जाऊंगा। ये कहकर मैंने फोन का क्रैडल वापस रख दिया और मुंह हाथ धोकर घर से बाहर निकल गया। तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत के बाद मैं मतलूबा जगह पर अदील के सामने बैठा था। अदील की शेप बड़ी हुई थी और आंखों के गिर्द स्याह हल्के आज मुझे साफ नजर आ रहे थे। हालांकि वो हर वक्त वेल ड्रेस्ड रहता था, लेकिन न जाने आज उसे क्या हुआ। खैर जो भी था, बात बहुत ही सीरियस थी। अरे यार अदील, क्या हाल बना रखा है, कहीं तू इश्क में तो गिरफ्तार नहीं हो गया? मैंने तंजिया सी मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाते हुए कहा, लेकिन उसने मेरी बात को सुना अनसुना करते हुए अपनी जेब से एक सिगरेट निकालकर लाइटर से उसे जलाने लगा। एक गहरा कश लेने के बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ, लेकिन घबराहट के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। अरे यार अदील, कुछ बताओगी भी या यूं ही चुपचाप बनकर मेरे सामने बैठे रहोगे? मैंने टीज होते हुए कहा। यार यार बात कुछ अजीब सी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे खत्म। मालूम नहीं कि तुम मेरी बात का यकीन भी करोगे या नहीं, उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। अरे यार, यकीन आए ना आए, तुम मुझे बताओ तो सही, आखिर क्या बात है? यार शफी, मेरे साथ पिछले दिनों से मुसलसल कुछ पुरस्रार वाकयात हो रहे हैं। यूं लगता है जैसे कोई अनजान कुव्वत मेरी जान लेना चाह रही हो, उसने मेरी तरफ झुकते हुए सरगोशी वाले लहजे में कहा। अरे यार, तुम्हें अंदाजा भी है कि ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं नहीं यार शफी, मैं सही कह रहा हूँ। पिछले 3-4 दिनों से मेरे साथ बहुत ही अजीब और पुरस्रार नौयत के हादसात पेश आ रहे हैं। कई बार तो मैं मरने से बाल बाल बचा हूँ। अब तो उठते बैठते मुझे डर लगने लगा है कि कहीं कुछ हो ना जाए। पहली बार मेरे साथ यूं हुआ कि जब मैं हस्बे मामूल ऑफिस के लिए घर से निकला तो अचानक एक धमाके के साथ कोई चीज मेरे कदमों के बीच आ गिरी। मैंने बेख्तियार चौंक कर नीचे की जानिब देखा तो ये ईंटों का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था, जो शायद किसी दीवार से टूट के ठीक मेरे कदमों के नीचे आ गिरा था। और मैं हैरानी से उसकी जानिब देख रहा था कि आखिर अगर ये टुकड़ा मेरे सर पर पड़ता तो मेरा भुरकस निकल जाता। मैंने बेख्तियार होकर ऊपर की तरफ देखा तो बराबर वालों के घर की 3 मंजिला इमारत से दीवार का एक छोटा सा टुकड़ा टूटा हुआ था। तुम तो जानती हो कि वो घर सदियों पुराना है और वहां कोई नहीं रहता। मैं तो वैसे भी वहां से गुजरते हुए डरता हूँ। अगर वो ईंटें मेरे सर पर आ पड़ती तो आज मैं तुम्हारे सामने यूं जिंदा ना बैठा होता। खैर उस दिन मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और अपना सदका भी दिया, लेकिन इस वाक़े को मैं महज इत्तेफाक समझकर भुला दिया। एक रोज मैं ऑफिस से घर वापसी पर सौदा सल्फ लेने के लिए रुक गया। सामान कुछ ज्यादा था, तो इसलिए मैंने 2 बड़े बड़े थैले मोटरसाइकिल के दाएं बाएं जानिब लटका दिए। उस दुकान से कुछ ही फासले पर सड़क पर मुरम्मत का काम हो रहा था। मैं सामान लेकर जैसे ही घर की जानिब निकला तो उसी सड़क पर बना हुआ एक बड़ा सा गड्ढा मेरा मुंतजिर था। गड्ढे को देखते ही मेरे हवास तो जैसे उड़ गए और मैं मोटरसाइकिल को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके हैंडल पर मौजूद दोनों थैले मुझे अनबैलेंस कर रहे थे। अगले ही लम्हे मुझे उस गड्ढे में से निकले हुए
सरिये के टुकड़े साफ नजर आए। एक तो बाइक मुझसे कंट्रोल ना हो रही थी और दूसरा वो सरिये देखकर मेरी जान ही निकल गई। मैंने फौरन ही ब्रेक पर अपना पांव रखा और मोटरसाइकिल घसीटते हुए दूर जा गिरी। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि बाइक मेरे नीचे से ही निकल गई और मैं वहीं गिर पड़ा। मुझे कोई और चोट तो ना आई, लेकिन खौफ के मारे मेरा जहन अचानक ही सुन्न हो गया। मैं 3-4 कलाबाजियां खाता हुआ बजरी के एक ढेर पर जा गिरा, जबकि मेरा मोटरसाइकिल घसीटता हुआ ऐन उस गड्ढे में जा गिरा। लोहे के सरिये मोटरसाइकिल के फ्यूल टैंक को आर पार कर गए थे। खैर, मैंने बड़ी मुश्किल से लोगों की मदद ली और अपनी मोटरसाइकिल को बाहर निकाला। मैं ये सोच सोच कर मरा जा रहा था कि अगर मोटरसाइकिल की जगह पर मैं होता तो ये सरिये मेरे जिस्म के आर पार हो सकते थे। और तो और कल मैं दोबारा मरते मरते बचा। चंद लड़के सड़क के किनारे क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं भी इसी बहाने वहीं रुक गया। लेकिन मुझे ये मालूम न था कि जिस जगह पर मैं रुका हूँ वहां से एक ट्रक बड़ी स्पीड से मेरी जानिब बढ़ रहा है। लड़के ने जैसे ही शॉट लगाई तो बॉल उड़ती हुई मेरी बाइक के करीब आ गिरी। मैं जैसे ही बॉल उठाने के लिए झुका तो वो ट्रक मेरे पास से एक हॉर्न की आवाज बजाता हुआ निकल गया। मेरे साथ खड़े हुए एक लड़के ने मेरे बाजू से पकड़कर मुझे ऊपर की जानिब खींचा। ये तो उसकी हाजिर दिमागी काम कर गई, नहीं तो मेरा तो सड़क पर कीमा बना हुआ होता। इतना कहकर दिल खामोश हो गया और सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखने लगा। मुझे उसकी ये तमाम बातें सुनकर थोड़ी तशवीश तो जरूर हुई, लेकिन मैंने गहरी सांस ली और उसके मसले का हल ढूंढने लगा। देखो अदिल, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे कोई शक नहीं रहता कि ये सब कुछ इत्तेफाकन हो रहा है। मेरे ख्याल में इसमें कोई गैर इंसानी अमर पोशीदा नहीं। इन तमाम हादसात की वजूहात कुदरती तौर पर मंतकी हैं। लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि इन बातों को जहन पर सवार मत करो और कुछ दिन हर काम बेहद एहतियात के साथ करो। मैंने उसे समझाते हुए कहा। मैं जानता था तुम भी यही कहोगे। तुम मेरे दोस्त नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं कि किसी आदमी के साथ एक बार एक जैसा वाकया नहीं हो सकता? तुम्हारी अकल क्या घास चरने चली गई है? तुम पागल अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस वक्त मेरी क्या कैफियत है। यार अदील, समझने की कोशिश करो। मेरे ख्याल में तो ये कोई पूरी सरार बात नहीं। इतना कहकर मैं खामोश हो गया। यार शफी, ये तुम्हारे लिए कोई बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए तो मेरी जान पर बनी है। उसने एक लंबा सा सांस खींचते हुए कहा। तुम्हें पता भी है कि जिस रोज मेरे साथ ये पहला हादसा पेश आया उस रोज से मेरे घर में अजीबोगरीब वाकयात हो रहे हैं। मैंने शायद तुम्हें पिछली मुलाकात पर बताया था कि हमारा घर जेरे तामीर है। अब मुझे अफसोस होने लगा है कि घर की चीजें और दरो दीवार अंधेरे में अपनी जगह कैसे बदल लेते हैं। ये सारी बातें महज इत्तफाकिया नहीं हो सकती। तुम्हारे ख्याल से वो हादसे इत्तफाकिया हैं, लेकिन क्या घर की दरो दीवार का बदल जाना कोई इत्तफाक है? अदील ने सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखते हुए कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। घर कैसे बदल सकता है? मैंने उलझे हुए लहजे में कहा। अदील की ये बात सुनकर मैं भी थोड़ा खौफजदा हो गया था। मैंने थूक निगलते हुए अपने गले को तर करने की कोशिश की। यार शफी, दरअसल हमारे घर का तर्ज तामीर कुछ ऐसा है कि दिन के वक्त कुछ ज्यादा रोशनी नहीं आती। फिर अब जो सहन के हिस्से में कमरे बन रहे हैं उससे रही सही रोशनी भी रुक गई है। ये उसी रोज की बात है कि जब मेरे साथ पहला हादसा पेश आया। रात को मैं पानी पीने के लिए उठा तो घर में लाइट नहीं थी। मैं अंधेरे में दीवारों को टटोलता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था, लेकिन मजाल हो के मुझे दरवाजा मिला हो। मुझे अच्छी तरह यकीन है कि मैं दीवार के साथ साथ बढ़ता हुआ पूरे कमरे का चक्कर लगाकर वापस अपनी पहली वाली जगह पर पहुंच गया, लेकिन सब जगह दीवारें ही दीवारें थी। मुझे कहीं भी दरवाजा नजर ना आया, न महसूस हुआ। फिर मैंने किसी तरह मुश्किल से अपने बिस्तर को टटोल कर मोबाइल उठाया और उसकी लाइट ऑन करके जैसे ही दरवाजे वाली जगह पर की तो दरवाजा जू का तू मौजूद था, बल्कि उसके दोनों पट खुले हुए थे। अगले रोज जब मैं मगरिब की नमाज के बाद घर में दाखिल हुआ तो सहन से गुजरते वक्त मेरा पैर किसी खला में चला गया और मैं लड़खड़ाकर मुंह के बल जा गिरा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पैर घर के जेरे जमीन पानी वाले टैंक में चला गया हो। मैंने पलट कर देखा तो वहां कोई खला नहीं था। पानी का टैंक तो वहां से काफी दूर बना हुआ था। बस इस वाकये से तो मेरी जान ही निकल गई। जब मैंने छत पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ी तो मेरे पैर के नीचे से सीना गायब हो गया और मैं मुंह के बल जा गिरा। अब तुम बताओ कि ये सारे वाकयात महज इत्तफाकिया हो सकते हैं? अभी पिछली रात का ही वाकया सुन लो। मैं नींद में था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पंखे की हवा बहुत तेज हो गई है और पंखा छत से नीचे की जानिब गिरने लगा है।
हवा की तेज फड़फड़ाहट मेरे कानों में साफ सुनाई दे रही थी। मैंने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली और अंधेरे में इधर उधर देखने लगा। सीलिंग फैन मुझे अपने बालों से टकराता हुआ महसूस हुआ और खौफ के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। यार, मैं इन तमाम बातों से बेहद खौफजदा हो गया हूँ। जरूर कोई शैतानी या सेबी कुव्वत है जो कि मेरी जान लेना चाहती है। मैंने अब तक ये बातें किसी और को नहीं बताई। तुम ही वो पहले इंसान हो जिससे मैं ये सब कुछ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी हर बात को बड़े सीरियस अंदाज से लेते हो। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। इतना कहकर दिल खामोश हो गया और जवाब तलब नजरों से मेरी जानब देखने लगा। लेकिन मैं तो जैसे पहले ही हवाओं में उड़ रहा था। मेरा दिमाग साए साए कर रहा था और मुझे इस मामले की कुछ भी समझ ना आ रही थी। लेकिन अब तक जो मैं समझ पाया था वो ये था कि अदील सच बोल रहा है। मैं कुछ देर तक यूं ही खामोश बैठा सोचता रहा। यार अदील, ऐसा करते हैं कि किसी नेक बुजुर्ग के पास चलते हैं। शायद वो हमारे इस मसले का कोई हल निकाले, क्योंकि इस तरह की हालात व वाकयात में कोई नेक बुजुर्ग ही हमारी रहनुमाई कर सकता है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एकदम से रौनक आ गई। हाँ यार, तुम सही कहते हो। चलो उठो फिर अभी चलते हैं, उसने बेताबी से कहा। लेकिन किसके पास चले? मैंने उसे घूरते हुए कहा। यार, किसी भी आमिल के पास चल पड़ते हैं। वो खुशी से फूला न समा रहा था। अरे यार, जरा ठहरे तो, मैं अपने जानने वालों से मशवरा कर लूं। कहीं ये ना हो कि हम पेशावर आमलों के चक्कर में फंस जाए जो लोगों को बस ठगने का काम करते हैं। तुम ऐसा करो कि अभी घर चले जाओ। मैं कल किसी न किसी का पता करके तुम्हें वहां बुला लूंगा, फिर हम दोनों इकट्ठे ही चलेंगे। अरे यार शफी, तुम एक आध दिन की बात कर रहे हो। यहाँ मुझे ये भी मालूम नहीं कि मैं घर भी जिंदा पहुंच पाऊंगा या नहीं, उसने मायूस होते हुए कहा। देखो यार अदील, समझने की कोशिश करो। जहां तुमने इतना वक्त गुजारा है, एक आध दिन और ही सही। बस बाहर निकलने में जरा एहतियात से काम लेना और बिला वजह घर से बाहर मत निकलना, मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा। तमाम रास्ते मेरा दिमाग उसी मसले में उलझा रहा। भला ये किस तरह हो सकता है? क्या ये कोई जादू है या फिर कोई भूत या चुड़ैल जो दिल की जान लेने की कोशिश कर रहा है, या फिर किसी ने कोई काला अमल करवाया है? घर पहुंचने के बाद भी मैं काफी देर तक इन्हीं ख्यालों में मशगूल रहा। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। अगले दिन ऑफिस जाते ही मैंने कुछ करीबी दोस्तों से राब्ता किया तो उन्होंने मुझे एक नेक बुजुर्ग के बारे में बताया, क्योंकि वो खुद भी कुछ अरसा पहले किसी बंदिश के चक्कर में उनके पास गए थे। उनके तमाम मसाइल हल हो गए थे। ये सोचकर मुझे कुछ तसल्ली हुई कि मैं अब अदील की जान बचा पाऊंगा। दोपहर को खाने की ब्रेक में मैंने अदील के घर फोन किया तो दूसरी तरफ से अदील नहीं बल्कि उसके भाई की आवाज मेरे कानों में पड़ी। अरे यार अदील, तुम कहाँ हो? शफी भाई, मैं राहत बोल रहा हूँ। अदील का इंतकाल हो चुका है। राहत की रोती हुई आवाज अचानक से मेरे कानों में पड़ी और मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे जहन पर जैसे कोई बिजली गिर पड़ी थी। मैं फौरन ही ऑफिस से निकला और अदील के घर की जानिब रवाना हो गया। वहां पहुंचने पर मुझे पता चला कि अदील की मौत पुरअसरार हालात में हुई, क्योंकि सुबह उसका जिस्म एक लोहे की सलाख में पेवस्त पाया गया जो घर की बैरूनी दीवार और छत के दरमियान का खलापुर करने के लिए हिफाजती तौर पर लगाया गया था। हैरानी की बात यह थी कि उसकी नोकीली सलाखों के ऊपर इतनी भी जगह नहीं थी कि अदील उन पर गिर पड़ता। हद तक कि उसकी लाश निकालने के लिए दीवार का कुछ हिस्सा हमें हथौड़े की मदद से तोड़ना पड़ा था। अदील का पूरा घर सोग में डूबा हुआ था और मेरी आंखों से भी आंसू रमा दवा थे। मैं अदील की जान न बचा पाया था। उसकी कही हुई जिन बातों को अभी तक मैं वहम समझ रहा था, उन बातों ने अब हकीकत का रूप धार लिया था। अदील मुर्दा हालत में मेरे सामने मौजूद था और मैं उसकी लाश पर आंसू बहाने के सिवाय और कुछ न कर सकता था। इस वाकये को अब 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये मुअम्मा हल नहीं हुआ। आज भी जब मुझे अदील की याद आती है तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। आखिर ऐसी क्या काली ताकत थी जो उसकी जिंदगी ही ले गई। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपको और हमें हमेशा अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। दोस्तों को कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।